हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमने फिलॉसफी की सीरीज स्टार्ट कर दी है अपने यूजीसी नेट को दिसंबर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और यूजीसी नेट जो हमारी फिलॉसफी की सीरीज चल रही है, उसका ये तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस ब्रेकडाउन दिया था और हमने उसकी सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर किया था। कहाँ से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया था। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट इंडियन क्लासिकल फिलोसफी की पहली जो सब टॉपिक है, वैदिक और औपनिषदिक फिलोसफी, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से समझा है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। और चारवाक दर्शन, जिसको लोकायत भी कहा जाता है, इसके बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी होती है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चारवाक दर्शन जो है वो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, यानी भौतिकवादी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दर्शन में जो एक बहस चलती है, यदि आप लोगों ने मेटाफिजिक्स का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल पर जाकर वीडियो को देखें, आपकी फिलॉसफी में गहराई बढ़ जाएगी। ठीक। तो फिलॉसफी में एक डिबेट है कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व या आदि कारण वो है, वो क्या है। ठीक। मूल तत्व की डिबेट। तो भौतिकवादी दार्शनिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मूल तत्व जो है जड़ है। ठीक। जबकि जो दूसरी ट्रेडिशन है वो कहती है चेतन है। हम लोग समझेंगे। दूसरी इनकी जो विशेषता है वो ये है, ये एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन है, इंडिया का इकलौता, यानी यही एकमात्र दर्शन है जो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण का एक ऑथेंटिक साधन मानता है। ठीक। समझेंगे हम कैसे। और हमें अपनी यूनिट में वास्तव में यही पढ़ना है कि चारवाक एक जो प्रत्यक्षवादी दर्शन है तो वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण का एक साधन मानता है। दूसरी चीज हमें देखना है कि रेफ्यूटेशन ऑफ अनुमान, रेफ्यूटेशन ऑफ इन्फेरेंस एंड टेस्टिमनी। ठीक, यानी अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन। और इसके बाद हमें देखना है चेतना की, आत्मा की अवधारणा। ठीक। तो ये प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। अच्छा, प्रमाण और प्रमा का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना है। चलो मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। भारत में ज्ञान को प्रमा कहा गया है और ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रमाण दिए जाते हैं, है ना। वास्तविक ज्ञान प्रमा है और उसको प्राप्त करने का साधन प्रमाण कहलाता है। ठीक, आप लोग याद रखना इस बात को। नास्तिक दर्शन है। भाई, नास्तिक दर्शन का कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है वेदों की सत्ता को नहीं मानते या वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। पहली बात, इंडिया में जो नास्तिक ट्रेडिशन है और आस्तिक ट्रेडिशन है, ये सामान्य जो डेफिनेशन है उससे अलग है। सामान्य डेफिनेशन क्या है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं मानते वो नास्तिक। बेसिकली देखा जाए ना तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हम कह सकते हैं डेफिनेशन है ना। हमारे इंडिया की डेफिनेशन कुछ अलग है इस मामले में। वेस्टर्न वर्ल्ड की ये डेफिनेशन है। यदि आप लोग चाहें तो इसका दूसरा वीडियो देख सकते हैं, एथिज्म और अनिश्वरवाद। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों को समझ में आएगा डेप्थ। तो हमारे यहाँ पर नास्तिक दर्शन का कंसेप्ट क्या है? जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते वो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला तो ये चारवाक आपके सामने दिया हुआ है, चारवाक। इसके अलावा जैन। ठीक। और इसके बाद आता है बुद्धिज्म। ये तीन ट्रेडिशन है, ये नास्तिक ट्रेडिशन है क्योंकि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते, इनफैक्ट उनकी आलोचना करते हैं। आस्तिक ट्रेडिशन कौन कौन से हैं? जो सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन थॉट्स है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, अद्वैत। ये छह दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं क्योंकि ये वेदों की सत्ता को मानते हैं। ठीक। अब यहां पर हमें याद रखना है, ये आस्तिक होते हुए भी, जो हमारे छह दर्शन हैं वो आस्तिक होते हुए भी, दो ऐसे दर्शन हैं जो अनिश्वरवादी दर्शन है। ठीक, आगे की वीडियो में समझाऊंगा आपको अनिश्वरवादी दर्शन कौन कौन से। चारवाक का दूसरा नाम हमें मिलता है लोकायत और तीसरा मिलता है बृहस्पत्य। ठीक, लोकायत का मतलब होता है जो लोगों का दर्शन हो। ठीक, पहली डेफिनेशन। दूसरी ये है कि जो एहलोकवादी दर्शन। ठीक। बृहस्पति मतलब होता है भारतीय दर्शन की भौतिकवादी परंपरा का, सॉरी, बृहस्पति का मतलब होता है कि जो दर्शन
बृहस्पति यानी बृहस्पति से स्टार्ट होता है, या बृहस्पति को जिसके प्रणेता माना जाता है, वो बृहस्पति दर्शन कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। चारवाक का मीनिंग क्या है? चारवाक के नाम की जो व्याख्या है, इसमें 3 हमें चीजें दिखाई देती हैं। मैं समझा दूंगा इसको आगे। देखो, चारवाक का अ, जो उत्पत्ति है वो चर्व धातु से होती है। संस्कृत की जो चर्व धातु है उससे चर्व। अब इसके बहुत सारे मीनिंग निकाले जाते हैं, सबने अपने अपने अनुसार निकाल लिए हैं। एक मीनिंग कहता है चारुवाक, यानी कि जो मधुर और आकर्षक वाणी बोलने वाले, वो। दूसरा है कोई कि संस्थापक आचार्य रहे होंगे चारवाक, और उनके नाम से एक ट्रेडिशन चला, चारवाक ट्रेडिशन। देखो, इंडिया में कोई पर्टिकुलर फिलोसोफर का ऐसी ऐसे ही वो नहीं है कि जैसे मान के चलो वेस्टर्न वर्ल्ड में अरस्तु की फिलोसफी हो गई, तो इंडिया में स्कूल्स हैं, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी स्कूल्स हैं, जैसे रैशनलिज्म हो गया, एम्पिरिसिज्म हो गया, लेकिन वहां पर थोड़ा अलग अप्रोच है। तो चारवाक संस्थापक के रूप में हम कह सकते हैं कि चारवाक का दर्शन। तीसरी परंपरा मिलती है जो बृहस्पति की बात करती है, यानी गुरु बृहस्पति के संबंधित होने का कारण। देखो, एक कहानी है, मैं आगे सुनाऊंगा, पहले 2-3 मीनिंग और मैं समझा देता हूं। चारवाक, पहला मैंने आपको बता दिया, यानी कि चारू प्लस वॉक, सॉरी वाक, ठीक, यानी मधुर बोलने वाले। दूसरी इनकी डेफिनेशन मिलती है चवाना, यानी चर्व यानी चवाना, ठीक, चर्व से इनका नाम चवाना पड़ा। ये दो ये दो तरह से मिलती है। पहली मिलती है क्रिटिसिज्म वे में, है ना, यानी कि जो चारवाक दर्शन को क्रिटिसाइज करते हैं, और मोस्टली पूरी की पूरी इंडियन ट्रेडिशन ना चारवाक को क्रिटिसाइज करता है। कुछ मॉडर्न टाइम में फिलोसफर्स हैं, जैसे आगे हो जिक्र भी है उनका, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हो गया, उनके एक फेलो थे, और गोखले हो गए, वो प्रदीप गोखले, वो चारवाक की पॉजिटिव कहीं ना कहीं व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसका भी एक कारण है, हम लोग चारवाक की एक डिटेल डिस्कशन लेके आऊंगा मैं उस वाले चैनल पर, तो वहां समझेंगे। क्रिटिसिज्म ये क्या कहते हैं कि चबाना, यानी कि वो लोग जो भोग विलास की बात करते हैं, भोग विलास, है ना, यानी कि खाना पीना चबाना मौज मनाना, इनका यही काम है। दूसरा वो है जो कहता है तर्क, है ना, कहने का मतलब ये जो पारंपरिक चर्चाएं होती हैं, जो पारंपरिक ट्रेडिशंस, जो वैदिक ट्रेडिशन है, उसको अपने तर्क के आधार पर चबाने का काम करते थे, है ना। जैसे वैदिक परंपराएं है, यज्ञों की परंपराएं है, यज्ञों की परंपराओं को चारवाक ने क्रिटिसाइज किया, पारलौकिक जीवन को क्रिटिसाइज किया। तो कहा जा सकता है कि अपने तर्क के आधार पर पारंपरिक जो हमारा अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं, या जो भी पारंपरिक हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको तर्क के माध्यम से चबाने वाले चारवाक कहलाए, ठीक। अब देखो, समझने का प्रयास करो। ये तो मतलब लगता है कि हाँ, सीधी सीधी सी बात है कि चारवाक को क्रिटिसाइज करने के लिए बनाई गई। अब एक बात बताओ, जो तार्किक व्यक्ति होगा, क्या वो मधुर वाणी बोलेगा? उसकी वाणी तो वैसे भी मधुर हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो तार्किक व्यक्ति होगा उसकी वाणी में मधुरता, या किसी को पसंद आए। मधुरता मतलब पसंद आना हुआ है ना। जैसे आज के दौर में हम ओशो की बात कर लें, है ना, तो ओशो जब तक रहे हैं, उनने जितना क्रिटिसाइज किया है, तो उनके खिलाफ एक हमें पूरा समूह दिखाई देता है आज भी। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओशो को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं है, और क्रिटिसिज्म तो भगवान का भी होता है, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म, उनके तर्क के, किसी के तर्क का क्रिटिसिज्म तर्क से ही होना चाहिए, ना कि गाली गलौज से, ठीक। तो मुझे लगता है कि तार्किक यहाँ पर सूट करता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, मीनिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अदर नाम, जो दूसरे नाम है क्या क्या है अन्य नाम में, लोकायत मैंने बता दिया, बृहस्पति दर्शन ये भी बता दिया। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है? ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में, ये भी वही ट्रेडिशनल हमारी स्टोरी है, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। तो देवता बार बार हार रहे थे, तो देवता पहुंचे बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति ने एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी परंपरा जो असुरों के लिए
असुरों को बताई, और ताकि असुर और देवताओं के बीच में जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाए और असुर हार जाएं। ये पौराणिक कथा है, मतलब मुझे इन सारी कथाओं पर भरोसा नहीं होता है, तो पौराणिक कथाएं हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। तो कहा जाता है कि बृहस्पति ने ही चारवाक दर्शन का सृजन किया, उन्हें ही प्रणेता माना जाता है। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, मेजर रिजेक्शंस क्या क्या है। ये एक्सेप्ट करते हैं प्रत्यक्ष को, ये कहते हैं यथार्थ ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है प्रत्यक्ष, और अनुमान और शब्द को ये अस्वीकार करते हैं। यही हमारे आज के यूनिट का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, अस्वीकृति किस चीज की, किस किस चीज की है? वैदिक प्रमाण की, ईश्वर की, आत्मा की अमरता की, स्वर्ग नरक, कर्म और कर्मफल सिद्धांत, यज्ञ कर्म कांड, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म, मोक्ष, सारी चीजों को क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक, और इन्हीं इन्हीं सारे क्रिटिसिज्म के आधार पर इनकी नीति मीमांसा बनी होगी, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि अजित केसकंबली और जो इनकी नीति मीमांसा है, दोनों बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में। प्रमुख सोर्सेस आज के टाइम पे जो इंडियन मेन ट्रेडिशन है, जो ये मानता है कि माधवाचार्य का जो सर्वदर्शन संग्रह है, ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि इनके मूल ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इनके मूल ग्रंथ नहीं है। ये 14th सेंचुरी में थे, और चारवाक दर्शन है करीबन करीबन 2500 साल पुराना। बुद्धिज्म के पहले चारवाक दर्शन हमें दिखाई देता है ना। छठवीं 6th BC में, मतलब 6वीं सदी ईसा पूर्व में, तो अजित केसकंबली का वो टाइम मिलता है ना। तो सोचो कितना डिफरेंस है, करीबन करीबन 1900 साल का डिफरेंस है। तो हम कैसे समझें कि माधवाचार्य का जो सर्वदर्शन संग्रह है वो क्रिटिसिज्म बेस्ड है, और वही उनकी फिलॉसफी थी चारवाक की। ये पर्टिकुलरली मुझे खासी पसंद आई इनकी बुक, यदि आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि यूजीसी नेट में ये काम नहीं आएगी, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड है, और हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो चारवाक की फिलॉसफी थी वो किस तरीके की हो सकती है। और ये भी आप लोग देख सकते हो, ये पर्टिकुलरली दोनों में ही पढ़ रहा हूँ, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, फोकस हम देख लेते हैं हमारा यूजीसी नेट के लिए। सबसे पहली बात, भौतिकवादी है, प्रत्यक्षवादी है, इसका नाम लोकायत है, बृहस्पति भी कहा जाता है। केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, अलौकिक या पारलौकिक तत्वों का निषेध करते हैं। मूल ग्रंथ इनका उपलब्ध नहीं है, अध्ययन पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्टेड है। ठीक, इनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है? चारवाक इज अ मेजर हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन, यानी नास्तिक, एंड मटेरियलिस्टिक ट्रेडिशन इन द इंडियन फिलोसफी। इनकी एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली फोकस करती है ओरिजिन, नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पर। चारवाक की जो एंटायर थ्योरी है नॉलेज के बारे में, वो उसकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को दर्शाती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इनकी एपिस्टेमोलॉजी में और क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं, आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, अनुमान रिजेक्ट, शब्द रिजेक्ट। देखो, भारतीय दर्शन में प्रमाणों को काफी गहराई से समझाया गया है, और बहुत सारे प्रमाण माने गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीन तो ये हो गए। इसके बाद उपमान भी माना जाता है, अनुपलब्धि भी और अर्थापत्ति भी, 6 प्रमाण माने गए हैं। ठीक, लेकिन चारवाक एक ऐसी फिलॉसफी है जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानती है। हालांकि मुझे एक बुक में मैंने पढ़ा था, मैं भी चट्टोपाध्याय सर की बुक में मैंने पढ़ा था, कि चारवाक अनुमान को भी मानते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड के लिए, यानी कि इंद्रियों से जो परसेप्टेबल हो, है ना। जैसे कि एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, पहाड़ पर धुआं देखने से अग्नि का अनुमान लगा। तो वो कहते हैं कि चारवाक इस वर्ल्ड के लिए तो अनुमान मानते हैं, लेकिन ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड के लिए, जैसे आत्मा हो गया, जैसे ईश्वर हो गया, इसके लिए वो अनुमान नहीं मानते। ठीक,
तो आप लोग याद रखेंगे कि अनुमान को नहीं मानते, यही हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में यही माना जाता है, जो जनरल ट्रेडिशन है वो यही मानता है। ठीक। ये कहते हैं परसेप्शन इज द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इज द सोल इंडिपेंडेंट एंड अनक्वेश्चनेबल सोर्स ऑफ वैलिड ट्रुथ। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द डायरेक्ट ग्रास्प ऑफ ह्यूमन सेंसेस इज फंडामेंटली अनरियल। ठीक। इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है, प्रति प्लस अक्ष, है ना। अब प्रत्यक्ष क्या है, हमें यह समझना होगा कि प्रत्यक्ष है क्या। तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेंस बेस्ड है। आप लोग कहोगे अच्छा फिलॉसफी में पता है, आप लोग स्टार्ट करोगे ना, जैसे चारवाक से स्टार्ट की, तो आपको चारवाक की हर एक थ्योरी, हर एक आर्ग्यूमेंट अच्छा लगेगा और आप सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन जैसे ही आप बुद्धिज्म पे, जैनिज्म पे बोलोगे, आपको लगेगा चारवाक तो यार बहुत हल्की बात कर रहे थे। फिर जैसे ही आप सांख्य में पहुंचोगे, न्याय पे पहुंचोगे, वेदांत पे पहुंचोगे, अद्वैत पे पहुंचोगे, तो आपको लगेगा कि यार मतलब बहुत हल्की हल्की बातें होते हुए हम लोग आगे बढ़े। ठीक। सेंसेस कौन कौन से होते हैं? 5। ठीक। ईयर, आईज, टंग, स्किन। ठीक। और एक और, कौन सा? टच, टेस्ट, आंख, सेंसेस होते हैं। टंग, यार अरे यार, तो सेंस बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, और 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से? ईयर, आईज, टंग, स्किन और नोज। ठीक। यानी कि सुनना, देखना, टेस्ट, टच और घ्राण, है ना, ये 5 हमारी सेंस इंद्रियां होती हैं। और चारवाक कहते हैं इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होता। ये 2500 साल पहले की बात है। मतलब उस दौर में जब पूरी पूरा भारत याज्ञिक क्रियाओं में लगा हुआ था, अतीन्द्रिय लोगों की बात कर रहा था, अंधविश्वास बढ़ रहा था, है ना, ईश्वर की बातें हो रही थी, अतीन्द्रिय सत्ता के बारे में यज्ञ अनुष्ठान इतने बढ़ गए थे। उस दौर में चारवाक खड़े होते हैं और कहते हैं कि दूसरी दुनिया है ही नहीं, जो मैटर है, जो मटेरियल है, वही सब कुछ है। ठीक। अब ये सेंसेस को इसलिए मानते हैं कि क्योंकि इसमें मिनिमम एरर की संभावना होती है कंपेयर्ड टू ऑल अदर प्रपोज्ड मीन्स ऑफ नॉलेज। डायरेक्ट परसेप्शन कैरीज द एब्सोल्यूट लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉग्निटिव एरर्स। ठीक। लेकिन इसमें एरर होते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक। नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर्स, परसेप्शन ओनली रिवील्स स्पेसिफिक particular objects in real time, never abstract और theoretical universal। ये कहते हैं कि हमें सामान्यों का ज्ञान नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है विशेषों का। ठीक। पर्टिकुलर्स का। ये नया दर्शन के पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा है, आगे हम लोग समझने वाले हैं उसको। ये रही अनुमान की डेफिनेशन, इन्फेरेंस। अब हम आ जाते हैं अनुमान पर। अब हम आ जाते हैं अनुमान पर। ठीक। अनुमान यानी इन्फेरेंस। इन्फेरेंस के लिए 3 कंडीशन लगती हैं, पक्ष, हेतु और साध्य।
अब ये कहते हैं चारवाक कि अनुमान इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इसकी डेफिनेशन है, सॉरी, अनुमान की, अनुमान इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ एन अनसीन ऑब्जेक्ट, यानी साध्य, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ अ रिलेटेड मार्क, यानी हेतु, प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। इसका सीधा एग्जाम्पल है कि पर्वत पर धुएं को देखकर आग का अनुमान। ठीक, ये होता है अनुमान। जैसे कि बाहर बारिश हुई है तो हम कह सकते हैं कि बाहर जमीन गीली है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर कभी ना कभी बारिश हुई होगी। ठीक, दूसरा इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि बाहर बादल है, यानी कि बारिश होने की संभावना है, ये अनुमान है। ठीक, बिना अनुमान के क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना अनुमान के भी ज्ञान हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चारवाकों की अप्रोच थी, वो मुझे लगता है कि उस दौर में जो ट्रांसीडेंटल, हम कह सकते हैं, जो कर्मकांड बढ़ रहे थे, उनके अगेंस्ट रही होगी। ठीक, पक्ष क्या है? माइनर टर्म, द स्पेसिफिक साइट और लोकेशन वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज टू बी प्रूव्ड, यानी कि पक्ष वो है जिसमें हमें साध्य को प्रूफ करना है। ठीक, हेतु क्या है? मिडिल टर्म, द विजिबल मार्क, कॉज और रीजन दैट इज डायरेक्टली परसीव्ड। ठीक, जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। हेतु हमें दिखाई दे रहा है, पक्ष वो है जहां पर हेतु हमें दिखाई दे रहा है, और साध्य क्या है? हमें जो सिद्ध करना है। साध्य यानी मेजर टर्म। ये लॉजिक है भाई साहब, है ना? न्याय दर्शन में समझेंगे हम लोग इसको डिटेल में। द अनसीन अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूवन। ठीक, यानी कि हमें साध्य को प्रूफ करना है, हमारे पास पक्ष और हेतु है। ठीक, इन सिंपल टर्म्स में हम समझ लेते हैं, यूजिंग व्हाट वी कैन सी हेतु टू प्रूव व्हाट वी कैन नॉट सी, है ना? यानी कि हम जो कुछ देख रहे हैं उससे हमें वो प्रूफ करना है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, चलो नेचर ऑफ इन्फेरेंस की हम बात कर लेते हैं। इन्फेरेंस है क्या? चारवाक कंप्लीटली रिजेक्ट्स इन्फेरेंस एज एन इंडिपेंडेंट वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। यही हमारी यूनिट का सबसे कोर पॉइंट है। हमें इसको बड़े अच्छे से समझना है कि चारवाक किस तरीके से अनुमान को रिजेक्ट करते हैं। आगे ये कहते हैं, इन्फेरेंस फंडामेंटली फेल्स टू प्रोवाइड मेटाफिजिकल सर्टेनिटी एंड इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट, इट रिलाइज एंटायरली ऑन प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये कह रहे हैं कि अनुमान जो है वो मेटाफिजिकल निश्चितता, यानी कि ज्ञान मीमा सॉरी तत्वमीमांसीय निश्चितता को कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं पर डिपेंड करता है। The rigid logical structure of inference proposed by the न्याय philosophical school and systematically refuted। मैंने बताया ना आपको, ये न्याय दर्शन का जो सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इन्फेरेंस को समझा है उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक, मैंने ये आप लोगों को समझा दिया है। चारवाक accepts the inference in useful for practical daily life probability, but strictly rejects it as a valid proof for establishing metaphysical truth। मैंने आपको बता चुका हूँ ये, और ये फैक्ट है। मुझे लगता है मैंने देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की बुक में ये पढ़ी है ये चीज, और ये सच भी हो सकती है, क्योंकि चारवाक का हमें बहुत हद तक 20% ही नॉलेज है चारवाक की फिलॉसफी का। अब इन्फेरेंस में जो न्याय मॉडल है, इसमें हमें 5 मेंबर्स से, हम कह सकते हैं 5 एलिमेंट दिखाई देते हैं। क्या क्या? प्रतिज्ञा, द माउंटेन हैज फायर, यानी पर्वत पर आग है। हमें ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा मतलब हमें ये सिद्ध करना है। हेतु हमारा होता है रीजन, बिकॉज देयर इज स्मोक, है ना? वहां क्या है? धुआं है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। उदाहरण ये लेते हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी कि जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। ठीक, न्याय दर्शन की बात हो रही है। फिर इसके बाद उपनय आएगा, यानी एप्लीकेशन। द माउंटेन हैज स्मोक, यानी माउंटेन में धुआं है। उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा, देयरफॉर द माउंटेन हैज फायर। ठीक, ये न्याय सिलोजिज्म है 5 स्टेप का। जबकि पता है
जो अरस्तु के सिलोजिज्म में हम देखेंगे तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर हमें दिखाई देगा मुझे लगता है वहाँ पर 3, इनमें से 3 कोई भी ले लो। इसको 3 ले लो या फिर इनको 3 ले लो, ठीक? ये हमें दिखाई देते हैं अरस्तु की फिलॉसफी में, समझेंगे हम। अब यहाँ पर 2 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ हमें इन्फेरेंस के दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छे से समझ लेना व्याप्ति क्या है। पक्षधर्मिता, द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द मार्क एग्जिस्टिंग विद इन द साइट, यानी कि हमें अनुमान से कुछ सिद्ध करना है तो हमें 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। एक को कहते हैं पक्षधर्मिता। अरे यार बहुत खतरनाक टर्म्स मिलेंगी, क्या कर सकते हैं। तो द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द मार्क यानी हेतु एग्जिस्टिंग विद इन द साइट, यानी कि पक्ष में हेतु का होना। अब ये हेत्वाभास समझोगे तब समझ में आएगा। पक्ष में हेतु का होना ये कहलाता है पक्षधर्मिता। एग्जाम्पल इसका फिजिकली सीइंग द स्मोक प्रेजेंट ऑन द माउंटेन। मैंने बताया ना, यहाँ पर पक्ष क्या है, पहाड़ पर्वत, ठीक। हेतु क्या है, हेतु है यहाँ पर धुआं, ठीक। दूसरा है व्याप्ति। व्याप्ति क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरी फिलॉसफी की जर्नी के लिए। A necessary universal and invariable logical relation between the mark यानी हेतु and the unseen object of साध्य। Example, the absolute rule that wherever there is smoke there must be fire, ठीक। यानी व्याप्ति संबंध में सिंपली आपको समझाऊं तो व्याप्ति संबंध वो संबंध है जो नियत साहचर्य का संबंध कहलाता है, यानी कि एक चीज है तो दूसरी चीज होगी ही होगी, ठीक। कहीं कहीं ये कॉजेशन थ्योरी जैसा लगता है बट थोड़ा उससे हटके है, व्याप्ति संबंध कहलाता है ना। नियत साहचर्य का संबंध हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो व्याप्ति संबंध क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेतु और साध्य के बीच में एक रिलेशन है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब इसी को चैलेंज करता है चार्वाक। चार्वाक कैसे चैलेंज करेगा समझते हैं हम बड़ी गहराई से। ये जो समरी है आप लोग देख लेना, हम व्याप्ति को समझते हैं अच्छे से। पानी पी लूं जरा मैं, तब तक आप लोग स्लाइड देख। तो व्याप्ति की परिभाषा क्या है, हेतु एवं साध्य के बीच एक विशेष संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यह अनिवार्य है, सार्वभौमिक है तथा निश्चित है। उदाहरण, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है, व्याप्ति ही अनुमान का मुख्य आधार है, ठीक। जो अनुमान है ना वो व्याप्ति पर ही बेस्ड होता है, ठीक। और इसी व्याप्ति को चैलेंज करते हैं चार्वाक, आगे हम देखेंगे कैसे। तो अंत में हमें यह समझ में आता है कि बिना व्याप्ति के अनुमान संभव नहीं है। याद रखना आप लोग, ये व्याप्ति संबंध कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। हेतु मैं बार बार बता चुका हूं, यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि पर्वत पर धुआं है, देखो थोड़ा डिटेल में समझोगे ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। यहाँ पर जो साध्य है, पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां आग है, ठीक। अरे यार, पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां आग है। अब इसमें पर्वत जो है वो पक्ष है, ठीक। जो धुआं है वो हेतु है और जो साध्य है वो आग है, ठीक। हमें पक्ष और हेतु के माध्यम से आग को सिद्ध करना है, ये लॉजिक है। और ये डिपेंड करता है व्याप्ति संबंध पर। तो व्याप्ति संबंध किसके बीच में बनेगा, हेतु और साध्य के बीच में। हेतु यानी पर्वत, सॉरी, हेतु यानी धुआं और साध्य यानी आग, ठीक। तो आग और धुआं का जो रिलेशन है, यहाँ पर न्याय दर्शन कहना चाह रहा है कि जो आग और धुआं का रिलेशन है वो नियत है, वो अनिवार्य है, वो सार्वभौमिक है, वो निश्चित है। इसको एग्जाम्पल से समझ लो।
हम लोग देखते हैं कि जहां भी हमें आग दिखाई देती है धुआं होता ही होता है। ठीक। अब आप कहीं भी देख लो, किसी भी समय पर देख लो, नया दर्शन कह रहा है। आप सुबह देख लो, रात में देख लो, आप 2 साल बाद देख लेना, आप पिछले 25 साल से देखते आ रहे होगे। आप यहाँ देख लो, आप इंडिया से बाहर देख लो। ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि धुआं और आग का एक संबंध है और इसी को कहा गया है व्याप्ति संबंध। बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में ना आया हो तो इसको एक दो बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को। ठीक। अब यहां पर चार्वाक इसी व्याप्ति पर अटैक करता है। क्या चार्वाक पूछता है कि क्या सार्वभौमिक संबंध का ज्ञान संभव हो सकता है। चार्वाक कहता है कि यदि ठीक है, मान लिया कि आग और धुएं के बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, तो क्या इसका ज्ञान होना संभव है? कैसे होगा ये ज्ञान? चलो ठीक है। क्या प्रत्यक्ष द्वारा ऐसे सार्वभौमिक संबंध का ज्ञान संभव है? चार्वाक के अनुसार इसका उत्तर पूरी तरीके से नकारात्मक है। चार्वाक कहता है कि ये सामान्य ज्ञान जो है, सार्वभौमिक संबंध का जो सामान्य ज्ञान है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति की स्थापना के लिए सभी भूत, वर्तमान और भविष्य के उदाहरणों को जानना आवश्यक है, और हम भूत, भविष्य और वर्तमान के उदाहरणों को नहीं जान सकते एक साथ। हम्म। तो चारवाक चारवाक रिजेक्ट कर रहा है और चारवाक कह रहा है कि हम धुआं और अग्नि का जो सार्वभौमिक संबंध है ना, ये निश्चित है। इसको हम प्रत्यक्ष के माध्यम से समझना गहरी बात है। वर्तमान में तो जान जाते हैं, लेकिन हम भूत और भविष्य काल में नहीं जान सकते। अब इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हम जब आग और धुआं देख रहे हैं, समझना, जब हम आग और धुआं देख रहे हैं एक साथ, तो वो हमारा प्रत्यक्ष है, वो वर्तमान है। हम भूतकाल को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते और हम भविष्य को भी प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। बात समझ में आई? वो कह रहा है कि आग और जो धुआं है, इनके रिलेशन को हम प्रत्यक्ष अभी देख रहे हैं। ठीक। अभी लगी हुई है आग और हम देख रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। ठीक। और ये वर्तमान है। लेकिन भूतकाल में जो आग लगी थी वो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी स्मृति है। और भविष्य में जो धुआं और आग एक साथ होंगे उसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारा अनुमान है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये पहला आर्ग्यूमेंट था, ये रिजेक्ट करते हैं व्याप्ति का जो सार्वभौमिक संबंध है ना, हेतु और साध्य के बीच में। ये कहते हैं कि ये सार्वभौमिक संबंध नहीं देखा जा सकता, व्याप्ति नहीं देखी जा सकती प्रत्यक्ष के द्वारा। ठीक। अब ये रहा आगे। चार्वाक कहता है कि व्याप्ति सिद्ध करने के लिए सभी धूममान अग्निमान वस्तुओं को प्रत्यक्ष आवश्यक है, परंतु प्रत्यक्ष केवल वर्तमान का ज्ञान होता है। हम ना तो भूतकाल देख सकते हैं, ना ही भविष्य देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, हमारी इंद्रियां केवल सीमित देश काल का ही अनुभव कर सकती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सामान्य संबंध या सार्वभौमिक संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान से समझे नहीं जा सकते। चार्वाक ये नहीं कह रहा है कि सार्वभौमिक संबंध होते ही नहीं। चार्वाक कह रहा है कि सार्वभौमिक संबंध कहीं होते भी होंगे तो हम उनको प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जान सकते। अब हम बढ़ते हैं आगे। अवैध सामान्यकरण का दोष क्या है, इसको हम समझते हैं। सीमित अनुभवों से नियम बनाना। हम कुछ सीमित उदाहरणों के आधार पर नियम बनाते हैं तो यह तार्किक दोष है। कुछ स्थानों पर धुएं के साथ अग्नि देखने का अर्थ यह नहीं है कि हर जगह ऐसा होता ही होगा, है ना। कि हमने आज आग और धुएं को देखा, तो हम बार बार देखते हैं। यही डेविड ह्यूम भी कहता है
कि हम ये चीजें बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको सामान्य कर देते हैं। और यही चार्वाक कह रहा है कि इसमें द फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन का दोष है, वो उत्पन्न होता है। ये फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी। ठीक, याद रखना, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो भी टर्म्स आप लोगों को मिले उनको नोट्स बनाते जाओ, उनको समझते जाओ, उनको 2 से 3 बार समझना, आपको फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। ठीक, जहां धुआं है वहां अग्नि है, यह नियम मात्र एक संभावना है, निश्चित सत्य नहीं है। तो निष्कर्ष निकलता है कि सीमित प्रत्यक्ष अनुभव से सार्वभौमिक नियम स्थापित नहीं किया जा सकता। सीमित उदाहरणों से सार्वभौमिक नियम बनाना अवैध सामान्यीकरण दोष यानी द फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये यहां से इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी है। इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये मैं वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं समझाऊंगा। वहां पर डिडक्टिव मेथड होती है सामान्य से विशेष की तरफ जाना, और इंडक्टिव होती है विशेषों से सामान्य की तरफ स्थापना। तो कहीं ना कहीं जो चार्वाक है ना, जो इंडक्टिव मेथड की आलोचना कर रहा है कि आप विशेषों को देखकर सामान्य सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि आपने आग और धुएं को बार बार एक साथ देखा, बार बार देखा, कई बार देखा, हजारों बार देखा, तो आप उससे एक जनरल नियम, जनरल रूल बना लेते हो, लेकिन वो एग्जैक्टली होता है ये हमें नहीं पता चलता। ठीक, न्याय दर्शन का मत क्या है यहाँ पर देख लो। न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति की स्थापना संभव है। उनका मानना है कि सभी विशेष उदाहरणों का प्रत्यक्ष किए बिना भी हम नियम बना सकते हैं। ये न्याय दर्शन की बड़ी आलोचना है। न्याय दर्शन के अनुसार हर सामान्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार हम सामान्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसके माध्यम से एक वस्तु में निहित पूरी जाति का ज्ञान हो जाता है। क्या कह रहा है न्याय दर्शन, क्या कह रहा है न्याय दर्शन? ये कहना चाह रहा है कि न्याय दर्शन ये कहना चाह रहा है कि हम जब विशेषों को देखते हैं ना, तो विशेषों के साथ ही हमें सामान्यों का ज्ञान भी हो जाता है। कैसे, आगे हम समझ रहे हैं इसको। अब न्याय दर्शन पर जो क्रिटिसाइज करता है चार्वाक, क्या कहता है? चार्वाक कहता है कि सामान्य की अवधारणा को हम नहीं मानते। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष केवल विशेषों का होता है, यानी कि हमने अग्नि देखी, ठीक, तो हमें अग्नि का प्रत्यक्ष हुआ। ठीक, अब यहां से इसमें सामान्य कहां से आ गया? सामान्य यानी ये नीचे दिया हुआ होगा, इसमें नहीं है, मैं समझा देता हूं। अग्नित्व है ना, तो यहां पर चार्वाक कहता है कि हमें केवल केवल प्रत्यक्ष के माध्यम से विशेषों का ज्ञान होता है। जैसे अग्नि, हमने अग्नि देखी, हमने धूम देखा यानी धुआं, है ना, थोड़ी संस्कृत भाषा है, धुआं हमने देखा। ठीक, तो वो कह रहा है कि ये विशेष हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, है ना, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सामान्य नहीं है। अब सामान्य क्या है? देखो, सामान्य की अवधारणा दर्शन में ये माना जाता है कि जो विशेष है ना, उनमें एक सामान्य अवधारणा भी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ हम धुआं की बात करें, तो न्याय दर्शन कहता है कि धुआं में जो विशेष सामान्य है वो धूमत्व है, धूमत्व। ठीक, और जो अग्नि में सामान्य है वो विशेषत्व है, सॉरी, बहग्नित्व। ठीक, या अग्नित्व समझ लो इसको। अब वो ये कह रहा है कि जो ये सामान्य है, धूमत्व हो गया, वो कहता है कि जो धूमत्व है, अग्नित्व है, इसका हमें ज्ञान अपने प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं होता। हमें सिर्फ पर्टिकुलर में क्या दिखाई दे रहा है? धुआं और आग। और सामान्य भाषा में अगर आप देखो, सामान्य समझो इसको, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? धुआं और आग। क्या उसमें कोई सामान्य दिखाई देता है? नहीं, परसेप्टेबल नहीं है। हालांकि इसकी भी आलोचना है। तो जो चार्वाक का दृष्टिकोण है, अभी हम उसको समझ रहे हैं। चार्वाक कह रहा है कि हमें पर्टिकुलर्स दिखाई देते हैं,
यूनिवर्सल नहीं दिखाई देते। ठीक, तो वो कहता है कि हमें किसी भी इस तरीके का यूनिवर्सल का परसेप्शन नहीं होता। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है उपाधि। अब उपाधि क्या है? मैंने बताया आपको हेतु और साध्य के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं व्याप्ति। ठीक, अब चार्वाक कहता है कि जो व्याप्ति संबंध है वो हमें निरुपाधिक रूप से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि जो व्याप्ति संबंध है उसका हमें खतरनाक शब्द लग रहा होगा, निरुपाधिक, अनकंडीशनल, जो अनकंडीशनल ज्ञान है, सॉरी, जो अनकंडीशनल संबंध के बारे में जो हमें अनकंडीशनल ज्ञान है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बात समझ में आई? फिर से समझ लो उपाधि क्या है। मैंने आपको समझाया हेतु और साध्य के बीच में एक संबंध है, इसको हम नाम देते हैं व्याप्ति। ठीक, अब न्याय दर्शन या दूसरे दर्शन दार्शनिक क्या कहते हैं कि व्याप्ति संबंध जो है सार्वभौमिक संबंध है, निश्चित है, सदैव है, यूनिवर्सल है। ठीक, चार्वाक कहता है कि इसे हम निरुपाधिक रूप से नहीं जान सकते, यानी अनकंडीशनल तरीके से नहीं जान सकते। कैसे समझते हैं हम आगे। अब इसमें क्या है देखो, ये हिडन कंडीशन क्या है कि उपाधि के कारण व्याप्ति का अनिवार्य संबंध बाधित होता है। उपाधि साध्य के साथ रहती है परंतु हेतु के साथ नहीं। निष्कर्ष, जहां उपाधि होती है वहां हेतु और साध्य का संबंध स्वाभाविक नहीं होता। अब हम समझ लेते हैं इसको सिंपल तरीके से। यहां देखो, ठीक, इसके उदाहरण देख लो। जैसे अग्नि और धुएं के बीच में एक संबंध है, मैंने बताया आपको व्याप्ति। ठीक, अब नियम क्या कहता है कि जहां आग है वहां धुआं धुआं होगा, ये सदैव यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, लेकिन इसका उदाहरण देख लो, गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक हीटर, लाल गर्म लोहे में अग्नि, यहां पर क्या धुआं होता है? नहीं होता। तो एक कंडीशन यहां पर आ गई। क्या कंडीशन आ गई कि गीली लकड़ी जब जलेगी या उपले जलेंगे या फिर जो ज्वालामुखी का विस्फोट होगा या किसी बॉम्ब को पटकने की वो होगी, तो वहां पर आग के साथ क्या होगा? धुआं होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टोव, जो हमारे गैस होते हैं ना। उसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं उसमें अग्नि तो होती है लेकिन उसमें धुआं नहीं होता, गर्म लोहा। ठीक, ये एग्जाम्पल है, इसको समझना। अब क्या लगता है कि ये जो सामान्य नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये समाप्त नहीं हो गया? हो गया। और मैंने पहले बताया कि जो अनुमान है वो पूरा का पूरा व्याप्ति पर खड़ा हुआ है। तो व्याप्ति संबंध रिजेक्ट हुआ लॉजिकली, तो अनुमान भी रिजेक्ट हो गया। ठीक, यही हिडन कंडीशन है, जहां धुएं के लिए गीली लकड़ी की आवश्यकता होती है, और यही वास्तव में उपाधि है। हिडन कंडीशन किसके साथ लगी है? आग के साथ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या। इसके दो प्रकार होते हैं। उपाधि एक निश्चित होती है और एक अनिश्चित उपाधि होती है। जैसे निश्चित उपाधि का हमने एग्जाम्पल देख लिया, गीली लकड़ी में आग का होना, ये निश्चित कंडीशन है, ये हम देख रहे हैं। और जब ये कंडीशन लग गई तो जो व्याप्ति है, जो रिलेशन है, वो इनवैलिड हो गया। दूसरा संदेहास्पद है ना, कुछ व्याप्तियां ऐसी होती हैं जो अनिश्चित होती हैं, उससे भी व्याप्ति यदि डाउटफुल है तो वो भी असिद्ध हो जाएगी। तो हम कभी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि किसी भी संबंध में कोई छिपी हुई शर्त या है या नहीं है। ठीक, इसको और आसान तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे इसको समझते हैं, आग और धुएं के बीच में एक कंडीशन है, सॉरी, आग और धुएं के बीच में जो दार्शनिक है जो कह रहा है कि आग और धुएं के बीच में जो संबंध है वो सदैव एक सा है। अब चारवाक कहता है ठीक है ये संबंध है तो, लेकिन क्या तुम निश्चित तरीके से कह सकते हो कि इस संबंध के भीतर कोई कंडीशन नहीं है? जैसे कि हमने देखा कि जो गैस होता है हमारा, उसमें आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता।
तो चार्वाक कहना चाह रहा है कि आग और धुएं के बीच में जो संबंध है वो निश्चित नहीं है और हम इसी ऐसे किसी भी निश्चित संबंध को नहीं मान सकते। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अनवस्था दोष, द फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस कहलाती है ये। चार्वाक प्रश्न करता है कि उपाधि का ज्ञान किस प्रमाण से सिद्ध करेंगे। यदि इसे सिद्ध करने के लिए दूसरी व्याप्ति का सहारा लेना पड़े तो उस व्याप्ति के लिए एक और व्याप्ति चाहिए। यानी कि यदि हम एक, जैसे आग और धुएं के संबंध को स्थापित करने के लिए हमने माना व्याप्ति, व्याप्ति हमें माननी पड़ेगी। यदि हम नहीं मानते हैं तो हमें उसको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरी व्याप्ति संबंध आरोपित करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक इन्फिनिट रिग्रेस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो तार्किक रूप से व्याप्ति को निर्दोष साबित करना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि अनुमान एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। व्याप्ति किसी भी प्रमाण द्वारा निश्चित रूप से सिद्ध नहीं की जा सकती। अनुमान शब्द का मूल आधार व्याप्ति ही असिद्ध होता है, तो अनुमान भी संदिग्ध है। चार्वाक के अनुसार चार्वाक के अनुसार अनुमान केवल एक व्यवहारिक संभावना है, निश्चित सत्य नहीं। चार्वाक का उद्देश्य है ना ट्रांसीडेंटल, जो भी ट्रांसीडेंटल चीजें हैं उनको रिजेक्ट करना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शब्द प्रमाण का खंडन क्या है। तो चार्वाक के अनुसार जो टेस्टिमनी है एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो सकता, केवल किसी के कथन मात्र को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं माना जा सकता। अब शब्द प्रमाण का खंडन चार्वाक के लिए क्यों जरूरी था और चार्वाक ने क्यों किया। पूरी की पूरी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो वेदों को अपना प्राइमरी टेक्स्ट, अपना आदि टेक्स्ट मानती है। अब वेद क्या है, शब्द, और यदि वेदों के शब्दों को रिजेक्ट कर दिया जाए तो पूरी की पूरी जो ट्रेडिशन है खारिज हो जाती है ना। तो ये रिजेक्ट करते हैं। क्यों। चार्वाक कहता है कि हम केवल सुनकर किसी बातों को सच नहीं मान सकते, जब तक हम उसे खुद ना देख लें वह ज्ञान स्वतंत्र या सत्य नहीं हो सकता। यदि कोई अनजान व्यक्ति आकर आपको रास्ता बताए तो आप बिना जांचे उसे पूर्ण सत्य नहीं मान लेते। ये आपके अनुभव पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर एक और चीज है, चार्वाक कहता है कि जो शब्द है ना, शब्द तो हम कहाँ से सुनते हैं, कान से। तो कान क्या है, कान हमारी एक इंद्रिया है, कान हमारी एक इंद्रिय है। सेंस लिख लो यार, कान हमारा एक सेंस है। तो कान कहता है कि सॉरी, चार्वाक कहता है कि जो शब्द है वो हमारे कान से हम सुनते हैं, तो वो भी एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है, ना कि वो अलग से प्रमाण है। ये लिखा हुआ है अभी आगे। यदि शब्द को प्रमाण माना जाए तो पहले वक्ता स्पीकर की प्रमाणिकता सिद्ध करनी होगी। यह विश्वसनीयता और अनुमान पर आधारित होती है, क्योंकि अनुमान अवैध है, जैसा कि मैंने आपको समझाया ये सारी चीजें। यह उसका एक एग्जाम्पल है, यह व्यक्ति सही कह रहा है क्योंकि यह हमेशा सच बोलता है। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ना, है ना, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, और आप किसी अपने दोस्तों से बोल दो कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो पूरी तरीके से सच है, ये हमेशा सच ही बोलता है, तो लॉजिकली ये फिट नहीं होता। क्योंकि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी, रेयर पॉसिबिलिटी होती है ना कि हर व्यक्ति हमेशा सच ही बोलता हो। ठीक, ये अनुमान ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सबसे मेन बात जो मैंने आपको बताई ना, याद रखना, शायद यहाँ पर लिखी नहीं है। ठीक, शब्द प्रमाण जो होते हैं ना, वो शब्द यानी कि शब्द हमारे कान का हिस्सा होते हैं, कान के सेंसेस होते हैं। तो कान तो प्रत्यक्ष का ही पार्ट बना, क्योंकि कान तो हमारी इंद्रिया, इंद्रियों से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इससे भी शब्द को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये आप्त पुरुष की विश्वसनीयता क्या है। आप्त पुरुष यानी रिलायबल पर्सन, वह जिसके वचनों का शब्द प्रमाण का आधार माना जाता है, और ये हर दर्शन मानता है। ठीक, क्योंकि हर दर्शन को कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि चारवाक का जो दर्शन है वो कुछ इसी के रीजन से आगे नहीं बढ़ा। कि जैसे चारवाक के कोई आचार्य हैं, अब आप जैसे शब्द प्रमाण को रिजेक्ट कर दो तो आपके जो आचार्य हैं ना उनके प्रमाण भी तो रिजेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। जैसे चारवाक का कोई एक आचार्य है XYZ, वो कुछ बोल दे, है ना, तो उसके आगे आने वाले फॉलोअर क्या आर्ग्यूमेंट देगा कि जो मेरे आचार्य ने बोला था वो बस सही है, वो शब्द बस सही है, बाकी तो झूठ है।
तो ये खुद ही आत्मव्याघात कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो इसलिए ही मुझे लगता है कि चारवाक ट्रेडिशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया ज़्यादा। ठीक, अब और आगे हम बढ़ते हैं। ये व्यवहारिक स्वर्ण नगरी, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हिमालय के पार एक स्वर्ण नगरी है, तो इसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लेना। उपमान का खंडन, उपमान होता है तादात्म्य, या हम कह सकते हैं सादृश्यता। सादृश्यता मतलब कंपैरिजन हम कह सकते हैं। तो चारवाक कहता है जो कंपैरिजन है वो भी एक प्रकार से अनुमान पर आधारित होता है, सॉरी, वो कहता है कि चारवाक कहता है कि जो उपमान है स्मृति आधारित ग्रंथ है। ठीक, जैसे कि एक इसका सिंपल एग्जांपल है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक गाय देखी थी, नील गाय। ठीक, इसका मेन एग्जांपल यही दिया जाता है कि जंगल में मैंने नील गाय देखी थी और आपने कभी नहीं देखी, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। तो चारवाक उपमान का भी खंडन करते हैं। चारवाक उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते क्योंकि उससे कोई स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। उपमान से हमें सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे एक के समान बी, यानी कि एक गाय के समान दूसरी गाय। तो चारवाक कहता है इससे हम कुछ नया नहीं सीखते, या पुरानी जानकारी है जो नई चीज पर हम लागू कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यदि आप किसी नए फल को देखकर कहते हैं कि ये सेब जैसा दिखता है, तो यह कोई नया प्रमाण नहीं है बल्कि पुरानी देखी हुई चीज की तुलना ही है। उपमान को स्वतंत्र प्रमाण क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उपमान जो है ना, मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष और स्मृति का मिला जुला स्वरूप है कि आपने पहले कुछ देखा था, उसको आपने प्रत्यक्ष उसका हुआ, आपकी स्मृति में जो वो आपकी स्मृति में मेमोराइज हो गया, तो बाद में उसके बाद फिर आपने कभी और देखा तो आपको याद आ गया। तो उपमान प्रमाण को चारवाक नहीं मानता। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे उदाहरण हैं, आप लोग देख लेना। तो ज्ञान मीमांसा का निष्कर्ष क्या है? प्रत्यक्ष को हम मानते हैं, चारवाक प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान को नहीं मानते, शब्द को नहीं मानते, उपमान को नहीं मानते। ठीक, एकमात्र स्वतंत्र प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब चारवाक दर्शन का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? इसकी मेटाफिजिक्स बड़ी सिंपल है। पहली बात तो भौतिक और जड़, है ना, दो चीजें हमें याद रखना है। चारवाक कहता है कि चार महाभूतों से संसार की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये आकाश को नहीं मानता। ये नित्य आत्मा का निषेध करता है, ईश्वर का निषेध करता है। पानी पी लूँ मैं। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा के लिए तत्व मीमांसा की आवश्यकता है, और तत्व मीमांसा के लिए ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता है, क्योंकि हम केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं और प्रत्यक्ष में सिर्फ हमें जो दिखाई देता है वो वही है मेन तत्व। ठीक, तो ये क्या कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इससे ही इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। ठीक, इसको महाभूत कहा जाता है। तो चारवाक केवल चार महाभूत को मानते हैं, बाकी दार्शनिक जो है वो पंच महाभूत को मानते हैं। आकाश को ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये करते हैं, मैंने बताया आपको। आकाश का निषेध क्यों किया जाता है? क्योंकि वो कहता है कि इथर, आकाश मतलब ये नहीं ऊपर वाला इथर। तो आकाश का निषेध इसलिए किया जाता है क्योंकि वो कहता है कि ना आकाश को देखा जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, उसका कोई हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, ये अनुमान पर आधारित है ना। ठीक, और अनुमान के आधार पर चारवाक की सत्ता, और अनुमान के आधार पर आकाश की सत्ता स्थापित नहीं होती। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट का है, एपीफिनोमिनन क्या है इसका? उपोत्पाद के रूप में चेतना। उपोत्पाद के रूप में चेतना, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एपीफिनोमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एज एपीफिनोमिनन। ठीक, कॉन्शियसनेस क्या है? इसको देहात्मवाद भी कहा जाता है, इसको आप याद रखना, देहात्मवाद। चारवाक कहता है कि चार जो तत्व हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके इनका अलग अलग रेशियो में क्या होता है, संगठन होता है। इसके संयोग होते हैं अलग अलग रेशियो में, और अलग अलग रेशियो के कारण अलग अलग वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। और इसी का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है, यानी विशिष्ट संयोग हम जिसको कह सकते हैं, और उसी से कॉन्शियस डेवलप होती है। कुछ टीचर जो, मतलब मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कंप्यूटर में चिप की बात कही थी ना, कि कंप्यूटर में तो कॉन्शियसनेस नहीं होती और लेकिन वो पूरा काम कर लेता है, तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम बेस्ड चीज है ना। कंप्यूटर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर के अंदर इमोशंस नहीं है, ना ही एआई में इमोशंस है। कंप्यूटर वो नहीं सोच सकता जो इस वक्त मैं सोच रहा हूं। और यही ह्यूमन आइडेंटिटी है ना, आपकी मेरी सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो यही कॉन्शियसनेस है। ठीक, तो कॉन्शियसनेस, हम हम चारवाक के तर्क को कंप्यूटर से साबित नहीं कर सकते। ठीक, वो ये मेरा उनसे थोड़ा सा हट के सोचना था। वो कहते हैं कि कंप्यूटर में मैटर ही मैटर होता है, लेकिन वो ऐसे काम करता है जैसे 5 मिनट में काम कर देता है। एआई है तो 2 मिनट में रिजल्ट दे देता है। एआई अपने मन से रिजल्ट नहीं देता। एआई को आप कमांड देते हो, उसके बाद एआई रिजल्ट देता है। कंप्यूटर पे आपको कमांड देनी होती है, उसके बाद कंप्यूटर रिजल्ट देता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम नहीं करता, इंसान ऑटोमेटिक काम करता है। कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक काम करती है, ये हम और आप कर सकते हैं, ये जानवर कर सकते हैं। जानवर खुद के विवेक से काम करते हैं। हाँ, उनकी बुद्धि और मानवीय बुद्धि में फर्क होता है। उनके पास बेसिक लेवल की कॉन्शियसनेस है, हम कह सकते हैं बुद्धि है, समझ है। हमारे पास एडवांस लेवल की। तो ये थोड़ा सा उनसे मैं असहमत था इन चीज पे। चेतना कोई स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता नहीं है, ये चार्वाक कह रहा है। यह भौतिक तत्वों के विशेष संयोग से उत्पन्न होने वाला नया गुण है। ठीक है, चेतना शरीर का गुण है, बॉडी ऑफ द प्रॉपर्टी है। चेतना और आत्मा के बारे में हमें इंडियन फिलोसफी में बहुत गहरी बातें मिलेंगी, अलग अलग तरीके की बातें मिलेंगी, उनको प्रूफ भी करेंगे। और हमें ये समझ में आएगा कि हाँ यार, चारवाक भी सही है ना। अभी ये समझ में आ रहा होगा कि चारवाक भी सही है। यदि मैं वो कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल ना देता तो बहुत सारे लोग उससे सही ही मानते हैं कि वो टेक्निकली वो एग्जाम्पल सही है, वो एग्जाम्पल गलत है। वास्तव में एआई है, उसको एआई को कमांड देनी पड़ेगी आपको, तब वो आपको रिजल्ट देगा। और रिजल्ट दे भी देगा तो क्रिएटिव थिंकिंग वो ह्यूमन जैसी भी नहीं कर सकता। फ्यूचर में हो जाए वो बात अलग है ना, अभी नहीं है। अब ये संयोग के कुछ उदाहरण हैं, चार वाक्य के उदाहरण। पान, सुपारी, कत्था, चूना, इसमें लाल कलर नहीं होता, लेकिन इनके संयोग से लाल कलर बनता है। मदिरा का उदाहरण गुड़ है, जल है, किण्वन है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, और इससे मदिरा बनती है, इसमें मादकता आती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी इसके हैं। अब ये कहते हैं शरीरातिरिक्त, यानी रिजेक्शन ऑफ सेपरेट सोल, आत्मा का निषेध। चेतना ही चेतन शरीर ही आत्मा है। ये कहते हैं कि चेतन शरीर ही आत्मा है। चारवाक शरीर से भिन्न किसी नित्य आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि शरीर खत्म, आत्मा खत्म, चेतना खत्म, कहीं कोई नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ना उस दुनिया में जा रहा है, ना तेल में तला जाएगा, ना पकौड़े में सेका जाएगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है, जो है यही है, यही संसार है, इसी पे खत्म होना है। ये देह 4 तत्वों से या 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और इसी मिट्टी में खत्म होनी है, ये चारवाक कहता है। ठीक, लेकिन चारवाक की जो नीति शास्त्र है, जिसको भोगवाद तरीके से दिखाया गया है, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉजिकली फिट नहीं होती चारवाक की फिलॉसफी से। कुछ चारवाक की फिलॉसफी में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे, हम कह सकते हैं बहुत सारे एरर्स हैं। हमें वास्तविकता तो पहली चीज पता ही नहीं है चारवाक की, है ना। बहुत सारे एरर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको शब्द प्रमाण के बारे में बताया। यदि चारवाक शब्द प्रमाण को रिजेक्ट करता है तो चारवाक अपने पूर्वजों को ही रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन चारवाक यार तार्किक व्यक्ति होते हुए वो इस तरीके की नीति शास्त्र कैसे डेवलप कर सकते हैं कि खाओ पियो मौज करो, है ना। ऋण ले लेकर घी पियो, और खत्म हो जाए तो उधार ले लो, फिर से ले लो। ये थोड़ा सा लॉजिकली फिट नहीं लगता मुझे। और बाकी सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ईश्वर का निषेध हमें दिखाई देता है।
ये निमित्त कारण के रूप में अस्वीकृत करते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है, निमित्त कारण मतलब वो होता है जो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था घड़े और कुंभकार का। जो कुंभकार है वो घड़ा बनाने का काम करता है, तो जो कुंभकार है वो निमित्त कारण है और उपादान कारण मिट्टी है। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है जो ईश्वर है, उसको रिजेक्ट करता है चारवाक। वो कहता है कि निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना। जगत चार महाभूतों का स्वाभाविक संयोग है, नेचुरल कॉम्बिनेशन है ना। इसमें किसी ईश्वर की या किसी निमित्त कारण की एफिशिएंट कॉज की हमें आवश्यकता नहीं है। इसको हम कह सकते हैं स्वभाववाद, एक्सीडेंटलिज्म और मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है ना। नेचुरलिज्म मतलब वस्तुएं अपने अंतर्निहित स्वभाव के कारण व्यवहार करती हैं। एक्सीडेंटल, सृष्टि का निर्माण आकस्मिक है, किसी पूर्व योजना का परिणाम नहीं है। देखो फिलॉसफी और आगे बढ़ेगी ना तो आपको प्रयोजनवाद समझ में आएगा और नियतिवाद समझ में आएगा, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग यूजीसी निकाल लो और मुझे भूल जाओ। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि यूजीसी निकालने के बाद भी मुझे याद रखना। ठीक। मैकेनिस्टिक व्यू, यांत्रिकवाद, जगत एक जड़ है, मशीन की तरह भौतिक नियमों से संचालित है। इसी तरीके का कुछ वो साइंटिस्ट है ना, बार बार मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, स्टीफन हॉकिंग। चारवाक सृष्टि की व्याख्या के लिए ईश्वर नहीं बल्कि जड़ तत्वों के स्वाभाविक संयोग को पर्याप्त मानता है। अब कंक्लूजन क्या कहता है हमारा, ये आप लोग देख लेना। अवधारणा जो है परम तत्व, केवल चार चार मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक। स्पेस के बारे में रिजेक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस को इमरजेंट प्रॉपर्टी है ना, शरीर का एक उत्पन्न गुण, ये यूनिट का लास्ट है। उपोत, अरे यार ओ ओ अरे कैसे लिखते हैं यार इसको, अरे यार उपोत पाद, पाद ये है, ठीक। एपिफिनोमिनन, एपिफिनोमिनन, ठीक। यानी कि शरीर में विशिष्ट प्रकार के संयोगों से चेतना बनती है और वही चेतन शरीर जो है वही आत्मा है। ईश्वर को रिजेक्ट करते हैं। क्रिएशन ऑफ सृष्टि, क्रिएशन थ्योरी इनकी क्या कहती है, तत्वों का स्वाभाविक संयोग, इसको हम नेचुरलिज्म या मैकेनिज्म कह सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मैंने देखा है कि चारवाक को 15 से 20 मिनट में समझा दिया जाता है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोग इसको अच्छे से समझें, 2-3 बार देख लें। यकीन मानिए कि इस वीडियो से आपकी आने वाली जो फिलोसफी की क्लासेस हैं वो बड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि हम बार बार चारवाक को वहाँ पर जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और शेयर करो वीडियोस को, जो भी आपके फेलो हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके साथी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। और लाइक कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। नोट्स यदि ये चाहिए हो तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, हम समझेंगे जैन फिलोसफी के बारे में। थैंक यू।